गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हमारी कक्षा BA प्रथम वर्ष पेपर प्रथम इकाई भी प्रथम इकाई का हमारा जो पहला पाठ था वो था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और उनकी रचनाएं, और दूसरा है मैथिली शरण गुप्त। तो इसके अंदर पहले हम मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय जान लेते हैं। प्रश्न बनता है मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय दीजिए। जीवन परिचय में इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया और इनकी कौन सी रचनाएं थी। तो वो हम सब मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को पढ़ने से पहले, जानने से पहले हम इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी, और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने का अथक प्रयास किया। इस तरह ब्रज भाषा जैसी समृद्ध काव्य भाषा को छोड़कर समय और संदर्भों के अनुकूल होने के कारण नए कवियों ने इसे ही अपनी काव्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। हिंदी कविता के इतिहास में यही गुप्त जी का सबसे बड़ा योगदान है। पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हैं, जो पंचवटी से लेकर जयद्रथ वध, यशोधरा और साकेत तक में प्रतिष्ठित और प्रतिफलित हुए हैं। साकेत उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में 1886 ईस्वी में हुआ था। इनका व्यक्तित्व सहजशील, संपन्न और उदार रहा। ये हंसमुख, मृदुभाषी एवं व्यवहारिक थे। भगवान श्री राम इनके आराध्य देव थे। द्विवेदी युगीन कवियों में गुप्त जी सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। इनकी प्रारंभिक रचनाएं वेशोपकारक में प्रकाशित हुई, किंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद इनकी रचनाएं सरस्वती में ही प्रकाशित होने लगी। अपने गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के मर्यादावादी, आदर्श प्रिय, स्नेहसिक्त प्रोत्साहन एवं उपदेशों के कारण इन्होंने राष्ट्रीय चेतनावादी काव्य की रचना की। विद्यालय में खेल कूद में अधिक ध्यान देने के कारण इनकी पढ़ाई अधूरी ही रह गई। रामस्वरूप शास्त्री, दुर्गादत्त पंत आदि ने उन्हें विद्यालय में पढ़ाया, यानी ये इनके अध्यापकों के नाम थे। घर में ही हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। पिता रामचरण गुप्त कनकलता उपनाम से भक्तिपूर्ण कविताएं लिखते थे। बालक मैथिली शरण पर इस साहित्यिक परिवेश का अत्यंत अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह 12 वर्ष की अवस्था से ही ब्रज भाषा में कविता करने लगे। अब उनकी कविताएं खड़ी बोली में मासिक सरस्वती में प्रकाशित होना आरंभ हो गई। उनका प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग और बाद में जयद्रथ वध प्रकाशित हुआ। उन्होंने बंगाली के काव्य ग्रंथ मेघनाथ वध, विरहणी ब्रजांगना, वीरांगना आदि का अनुवाद कार्य भी किया। सन 1912 ईस्वी में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन हुआ। उनकी लोकप्रियता सर्वत्र फैल गई। संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ स्वप्नवासवदत्ता का अनुवाद प्रकाशित कराया। सन 1916-17 ईस्वी में महाकाव्य साकेत की रचना इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की से प्रेरित होकर प्रारंभ की। उर्मिला के प्रति उपेक्षा भाव इस ग्रंथ में दूर किए गए। उर्मिला कौन? लक्ष्मण की पत्नी थी। उसको हमेशा से एक उपेक्षित पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन साकेत के अंदर साकेत की जो नायिका है वो उर्मिला है, और इन्होंने उर्मिला के प्रति जो उपेक्षा का भाव था वो इस ग्रंथ में दूर किया।
स्वतः प्रेस की स्थापना कर अपनी पुस्तकें छापना शुरू किया। साकेत और पंचवटी आदि अन्य ग्रंथ सन 1931 में पूर्ण किए। इसी समय वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निकट संपर्क में आए। यशोधरा सन 1932 ईस्वी में लिखी। गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा प्रदान की और 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए। पहले उन्हें झांसी और फिर आगरा जेल ले जाया गया। आरोप सिद्ध न होने के कारण उन्हें 7 महीने बाद छोड़ दिया गया और 1948 में आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। सन 1952 से 1964 तक राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1962 ईस्वी में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया और हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा डी लिट से सम्मानित किए गए। 1954 में साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में सम्मानित कार्य करने के कारण इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। चिरगांव में 1911 में साहित्य सदन नाम से स्वयं की प्रेस शुरू की। इसी वर्ष प्रयाग में सरस्वती के स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गुप्त जी ने की। 12 दिसंबर 1964 को दिल का दौरा पड़ा और साहित्य का जगमगाता तारा अस्त हो गया। यानी इनका जन्म 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी के चिरगांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। 78 वर्ष की आयु इन्होंने और इस 78 वर्ष की आयु में इन्होंने 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य, काव्य गीत, नाटिकाएं आदि लिखी। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना और मानवीय उत्थान प्रतिबिंबित होते हैं। भारत भारती के 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। वे मानवतावादी, नैतिकतावादी और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि थे। हिंदी में लेखन आरंभ करने से पूर्व उन्होंने रसिकेंद्र नाम से ब्रज भाषा में कविताएं, दोहा, चौपाई, छप्पय आदि छंद लिखे। यानी खड़ी बोली हिंदी में लेखन कार्य आरंभ करने से पहले ये ब्रज भाषा में कविताएं करते थे। और ब्रज भाषा में किस नाम से कविताएं करते थे? रसिकेंद्र उपनाम से। यानी आपके ये प्रश्न आ सकता है कि ब्रज भाषा में मैथिली शरण गुप्त किस उपनाम से काव्य रचना करते थे? तो किस उपनाम से करते थे? रसिकेंद्र उपनाम से। ये रचनाएं 1904-05 के बीच में वैशोपकारक, वेंकटेश्वर और मोहिनी जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। उनकी हिंदी में लिखी कृतियां इंदु, प्रताप, प्रभा जैसी पत्रिकाओं में छपती रही। प्रताप में विदग्ध हृदय नाम से उनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई। अब हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचनाओं की। इनकी जो कृतियां हैं, इनमें इन्होंने महाकाव्य, काव्य कृतियां, नाटक इत्यादि लिखे। इन्होंने 2 महाकाव्यों की रचना की, साकेत और जय भारत। इनके 2, अगर आपके प्रश्न आता है कि मैथिली शरण गुप्त के 2 महाकाव्य कौन से हैं, तो इनके 2 महाकाव्य हैं साकेत और जय भारत। इनकी काव्य रचनाएं या काव्य कृतियां हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, झंकार, सिद्धराज, द्वापर, विष्णुप्रिया, विरहिणी ब्रजांगना, प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, उमर खयाम की रुबाइयाँ और वृत्र संहार। इनमें से विरहिणी ब्रजांगना, प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध इनकी अनुदित काव्य रचनाएं हैं और जो पीछे रह गई वो बाकी सारी की सारी रचनाएं इनकी मौलिक है। यानी इन्होंने स्वयं अपने बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि और हृदय का प्रयोग करते हुए लिखी थी। तो इनमें से रंग में भंग 1909 में लिखी गई, जयद्रथ वध का रचना काल 1910, भारत भारती का रचना काल 1912, यशोधरा का 1922, पंचवटी का 1925, झंकार 1929, सिद्धराज 1936, द्वापर 1936, नहुष 1940, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957,
विरहणी ब्रजांगना 1915, प्लासी का युद्ध 1920, मेघनाथ वध 1927 और उमर खयाम की रुबाइयाँ 1931। ये इनके रचना काल या प्रकाशन वर्ष हैं जिसमें इन्होंने ये रचनाएं लिखी थी। साकेत 1931 में और जय भारत 1952 में। साकेत खड़ी बोली हिंदी का दूसरा महाकाव्य है और मैथिली शरण गुप्त का पहला महाकाव्य है। इनका मैथिली शरण गुप्त का दूसरा महाकाव्य है जय भारत। उसके बाद हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त के नाटकों के बारे में। गुप्त जी ने 3 नाटक लिखे थे जो भास के नाटकों पर आधारित थे। इसमें से जो मौलिक नाटक हैं वो हैं, गुप्त जी ने जो मौलिक मूल रूप से स्वयं लिखे वो हैं अनग, चंद्रहास और तिलोत्तमा। कुछ विद्वान इन्हें गीति नाट्य की भी संज्ञा देते हैं और कुछ विद्वान इन्हें नाटक बोलते हैं। यानी ये जो 3 हैं ये इनके नाटक भी कहे जा सकते हैं और गीति नाट्य भी कहे जा सकते हैं। तो ये है मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में 1886 में हुआ और इनकी मृत्यु 1964 में हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके प्रेरणा स्रोत रहे। आरंभ में इनकी रचनाएं वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी और बाद में इनकी रचनाएं सरस्वती में प्रकाशित होने लग गई। 1954 में इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने के कारण पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1952 से 1964 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे। महात्मा गांधी ने इनकी भारत भारती नामक रचना से प्रेरित होकर इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। और 1900 जो भारत भारती है उसका प्रकाशन वर्ष था 1912 ईस्वी और ये 12 वर्ष की अवस्था से ही ब्रज भाषा में काव्य रचना करने लग गए थे और खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना करने से पूर्व ये रसिकेंद्र उपनाम से ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे और इनके पिता का नाम था सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम था काशी बाई। तो ये है इनका जीवन परिचय, इनके जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव और इनकी काव्य रचनाओं के बारे में 2 महाकाव्य साकेत और जय भारत और बाकी इनकी काव्य रचनाएं और इनके 3 नाटक। ये है इनका मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। इनके काव्य का मूल स्वर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतनावादी रहा जो प्रारंभ से अंत तक कहीं भी खंडित दिखाई नहीं देता है। भारतीय पौराणिक काल एवं प्राचीन भारत के इतिहास की प्रसिद्ध घटनाओं चरित्रों को लेकर गुप्त जी ने महाकाव्यों, खंड काव्यों, काव्य रचनाओं की रचना की। आधुनिक युग में लुप्त प्राय प्रबंध काव्य परंपरा का उद्धार गुप्त जी ने किया। बदलते युग मूल्यों का गुप्त जी के काव्य पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा और ये राष्ट्रीय चेतनावादी काव्य की रचना करते रहे। भक्ति काल के बाद इन्होंने ही राम भक्ति की पुनर्स्थापना की। अपितु रामचरितमानस के बाद साकेत जैसी प्रबंधात्मक कृति भी हिंदी काव्य को मैथिली शरण गुप्त की ही देन है। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का सच्चे मायने में गुणगान गुप्त जी ने ही किया। खड़ी बोली हिंदी को वास्तविक रूप में प्रतिष्ठित करने का कार्य भी गुप्त जी ने ही किया। मैथिली शरण गुप्त की ख्याति का मूल आधार भारत भारती, यशोधरा और साकेत है। भारत भारती में भारत के प्राचीन काल के वैभव का गुणगान, वर्तमान की अव्यवस्थाओं पर दुख प्रकट किया गया है और भविष्य को सुधारने के लिए भारतीयों को एक साथ खड़े होने की प्रेरणा दी है। अपनी मातृभूमि के प्रति कवि का प्रेम उत्कट रूप में प्रकट हुआ है। साकेत में श्री राम की भक्ति भावना के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक मूल्यों की स्थापना की गई है। साकेत में राम काव्य की उपेक्षित पात्र उर्मिला का विरह वर्णन अद्वितीय बन पड़ा है। हिंदू धर्म के प्रति निष्ठावान गुप्त जी बौद्ध, सिख और मुस्लिम धर्मों के प्रति भी उदार बने रहे। यशोधरा, गुरुकुल और करबला इसके प्रमाण है। जयद्रथ वध, द्वापर, जय भारत महाभारत कालीन इतिहास की झलक प्रस्तुत करते हैं। सच्चे अर्थों में मानवतावादी स्वर को गुप्त जी ने अपने काव्य में राष्ट्रीय चेतना के सूत्र में पिरोया। इसी कारण इन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय कवि कहा जाता है
और राष्ट्र कवि की उपाधि इनको महात्मा गांधी ने 1963 में प्रदान की थी, जो कि एकदम उचित है। अतः गुप्त जी हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा को मूर्धन्य स्थान को शोभित करने वाले कवि हैं। तो ये थी गुप्त जी के काव्य की विशेषताएं और गुप्त जी का जीवन परिचय। अब आगे की वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त की जो चित्रकूट की राजसभा है उसकी व्याख्या भाग करेंगे। धन्यवाद।